नमस्कार दर्शकों, मैं सुनीता पाहूजा, भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति, आज अक्षय धारा की इस कड़ी में प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष लेकर एक चर्चा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को लेकर, जो 15 से 17 फरवरी में आयोजित किया गया प्रशांत महासागरीय देश फिजी में, और इसका केंद्र था नांदी का देनाराव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर। ओम चंद्रमा मानसो जात चक्षु सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि। Excellency, let me thank our Fijian friends for the very warm traditional hospitality that they have extended to me and my entire delegation, all our colleagues and the entire Hindi-speaking fraternity which has assembled here today. This expression of tradition has been so heartfelt, so warm, so sincere. It has really made us feel very, very welcome in Fiji. So from the bottom of my heart, a very sincere Vinaka, a very sincere Dhanyavad to all of you. Thank you. और यह भारत सरकार और फिजी सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें भागीदारी रही दोनों देशों के उच्च स्तरीय भागीदारी रही दोनों देशों की। जैसे भारत से उपस्थित थे हमारे विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर जयशंकर जी, विदेश राज्य मंत्री माननीय श्री वी मुरलीधरन जी, और गृह राज्य मंत्री माननीय श्री अजय मिश्र जी। इसके साथ साथ सांसद सदस्य भी थे। फिजी में भारतीय उच्चायुक्त श्री कार्तिकेयन जी थे। और फिजी की बात करें तो फिजी गणराज्य के भी तीनों दिनों में बहुत उच्च स्तर से भागीदारी रही। फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और फिजी के तीनों उप प्रधानमंत्री इन तीनों दिनों में उपस्थित रहे। और जो पहले दिन का भोज था वो प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया गया था। इस समय इस दौरान यूएन संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को की भी भागीदारी, उनका भी प्रतिनिधित्व रहा। और मॉरिशस से जो भागीदारी रही इस समय, उसमें से आज हमारे साथ अतिथि के रूप में एक प्रतिभागी मौजूद हैं। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। आप विश्व हिंदी सचिवालय में उप महासचिव के पद पर हैं और आपका जाना हुआ यहाँ मॉरिशस से जाने वाली टीम के साथ आपके दो और अधिकारी भी थे। मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि मुझे भारत सरकार ने अस्थायी ड्यूटी के तौर पर काम करने के लिए बुलाया था वहाँ पर, तो मुझे भी इस पूरे सम्मेलन का साक्षी होने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, आपका स्वागत है। आपने इस सम्मेलन में भागीदारी की और आपके साथ यहाँ से 6 लोग और भी गए थे, जिसमें से हमने बताया कि 2 आपके सचिवालय के अधिकारी थे। मॉरिशस गणराज्य के शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रतिनिधित्व किया श्री निरंजन बिगन जी ने, और एमबीसी की प्रतिनिधि रही डॉक्टर शशि दुखन जी, और आईसीसीआर के स्कॉलर के तौर पर आमंत्रित थी प्रोफेसर रेशमी रामधनी जी, और मुझे भारत सरकार की ओर से भेजा गया था अस्थायी ड्यूटी पर। तो साक्षी रहे हम लोग इस सम्मेलन के, ये बड़ा सौभाग्य है। और हम चर्चा करेंगे ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ और एक तरह से उन्हें आंखों देखा हाल दे सकें। जी हाँ, असल में बहुत ही सुंदर अवसर था
और सम्मेलन में लगभग 1400 लोग आए हुए थे देश विदेश से। उनमें हिंदी लेखक, हिंदी शिक्षक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी के कार्यकर्ता और विद्यार्थी भी सम्मिलित हुए थे। तो उन सब से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और देश विदेश में हिंदी की दशा दिशा का भी थोड़ा सा परिचय प्राप्त हुआ और आपस में विचार विमर्श होता रहा, चाहे वह सत्रों के दौरान रहा या सत्रों के बाहर रहा। और जब हम उस वेन्यू के बाहर भी निकले तब भी आपस में संपर्क बना रहा और हम देखते रहे कि एक दूसरे की सहायता कैसे की जा सकती है ताकि जो चुनौतियां हैं उनका सामना हम मिलकर करें। एक बात तो सबके दिमाग में स्पष्ट थी कि हिंदी का प्रचार करना है वैश्विक स्तर पर, तो सभी संस्थाओं और देश विदेश के सभी हिंदी कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर ही काम करना है, तभी कुछ ठोस किया जा सकेगा। जी, जैसा कि आपने बताया कि 1000 से ऊपर संख्या थी प्रतिभागियों की और 31 से अधिक देशों से लोग आए थे। जी। और इस समय हमने देखा कि बहुत ही सुंदर उद्घाटन सत्र था जिसमें फिजी गणराज्य की संस्कृति का हमने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण देखा। उनका जो सेवु सेवु समारोह था जिसमें वो स्वागत किया जाता है सबका, तो बहुत ही सुंदर हमने उसका आनंद लिया। उसके अलावा फिजी गणराज्य ने अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एक डाक टिकट का लोकार्पण किया था जो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन को ही समर्पित है। तो ये डाक टिकट का लोकार्पण हुआ। इसके अलावा 6 पुस्तकें और पत्रिकाओं का लोकार्पण भी हुआ जिसमें विदेश मंत्रालय की स्मारिका थी जो विशेष सम्मेलन को समर्पित है। और दूसरे नंबर पर फिजी का हिंदी साहित्य, इस पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। आपका विश्व हिंदी सचिवालय जो है उसकी विश्व हिंदी साहित्य का लोकार्पण किया गया। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उनकी आरंभिका का लोकार्पण किया गया। राजभाषा विभाग की राजभाषा भारती का लोकार्पण किया गया और ICCR की पत्रिका गगनांचल का भी लोकार्पण किया गया। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि इसमें मॉरिशस से प्रकाशित होने वाली जो विश्व हिंदी साहित्य है उसका भी लोकार्पण हुआ। हम आपको बधाई देते हैं। मैं समझती हूँ ये विशेषांक था इस सम्मेलन यह एक विशेषांक था। वास्तव में विश्व हिंदी साहित्य विश्व हिंदी सचिवालय की वार्षिक पत्रिका है। यह एक साहित्यिक पत्रिका है जिसमें विश्व भर के साहित्यकारों से, चाहे नवोदित साहित्यकार हो या स्थापित साहित्यकार हो, सबसे रचनाओं की मांग की जाती है और रचनाओं को संकलित किया जाता है और जो बेहतरीन रचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम विश्व हिंदी साहित्य पत्रिका में स्थान देते हैं और यह पत्रिका विश्व भर के सभी विश्वविद्यालयों में पहुंचती है, शिक्षण संस्थाओं में पहुंचती है और लेखकों को भी हम पोस्ट द्वारा यह पत्रिका भेजते हैं। 2018 में मॉरिशस में जब 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी अवसर पर विश्व हिंदी साहित्य के प्रथम अंक का प्रकाशन हुआ था और 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस प्रथम अंक का लोकार्पण किया गया था। तो उसके बाद जब 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया फिजी में, तो विश्व हिंदी सचिवालय में जो कार्यक्रम एवं गतिविधि उप समिति है, उस उप समिति में निर्णय लिया गया कि क्यों न विश्व हिंदी साहित्य के एक विशेषांक को हम तैयार करें और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस विशेषांक का लोकार्पण किया जाए। तो जब से यह निर्णय लिया गया, विश्व हिंदी सचिवालय के सभी कार्यकर्ता इस कार्य में जुट गए और समय हमारे सामने कम था, परंतु सौभाग्यवश विश्व भर के लेखकों ने सहयोग किया और लेखकीय सहयोग के आधार पर ही हमें बहुत ही सुंदर रचनाएं प्राप्त हुई, चाहे वह कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, एकांकी हो या अन्य गद्य लेखन हो, जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत और यहाँ तक कि लेख और आलोचना भी हमें प्राप्त हुई। तो उन सब को संकलित किया गया और एक बहुत ही सुंदर संकलन का प्रकाशन किया गया विशेषांक के रूप में,
जिसका विमोचन 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में माननीय विदेश मंत्री भारत के डॉक्टर एस जयशंकर जी और फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति माननीय श्री कातोनीवेरे जी के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। जी, इसके लिए मैं एक बार आपको पुनः बधाई देती हूँ और आपके माध्यम से सभी लेखकों को जिन्होंने इसमें अपनी प्रतिभागिता की, अपना योगदान दिया, उन्हें भी हम इस मंच से बधाई देते हैं। और जैसा कि शीर्षक था या कहें थीम थी इस सम्मेलन की, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, तो उस पर तो मुख्य सत्र रहा, मैं समझती हूँ उसमें आपने शिरकत की, आप पूरा सत्र में उपस्थित थी आप, और उसके अलावा 10 समानांतर सत्र भी हुए जो अलग अलग विषयों पे थे। मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि जो पहला समानांतर सत्र थे 2, वो थे गिरमिटिया देशों में हिंदी और फिजी और प्रशांत क्षेत्र में हिंदी। फिर सूचना प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी की हिंदी, मीडिया और हिंदी का विश्वबोध। अगले जो समानांतर सत्र चल रहे थे, ये सत्र अलग अलग कक्षों में साथ साथ चल रहे थे 2, भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक संदर्भ और हिंदी भाषाई समन्वय और हिंदी सिनेमा के विविध रूप, वैश्विक परिदृश्य, और दूसरे कक्ष में चल रहा था विश्व बाजार और हिंदी। फिर अंतिम था बदलते परिदृश्य में प्रवासी हिंदी साहित्य पर बात हुई, और राजभाषा विभाग का एक सत्र था जिसमें विषय था देश विदेश में हिंदी शिक्षण, चुनौतियां और समाधान, और इसकी अध्यक्ष थी हमारे राजभाषा विभाग की सचिव माननीय आदरणीय श्रीमती अंजलि आर्या जी, और सह अध्यक्षता आपके द्वारा की गई उसकी, और इसमें आपने एक प्रस्तुति भी की, तो थोड़ा सा उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, आपने सही बताया कि जो 10वां समानांतर सत्र था राजभाषा का सत्र था, और उसमें विषय रखा गया था अलग अलग देशों में हिंदी का पठन और उसकी चुनौतियाँ। तो इस सत्र की सह अध्यक्षता करने का भी अवसर हमें प्राप्त हुआ था, और साथ में हमारी एक प्रस्तुति भी हुई थी। प्रस्तुति का विषय था विश्व हिंदी सचिवालय के उद्देश्यों के संदर्भ में हिंदी का शिक्षण। तो हमने स्पष्ट किया था कि विश्व हिंदी सचिवालय का एक प्रथम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार करना, और दूसरा उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने हेतु मंच तैयार करना। विश्वविद्यालयी स्तर में BA MA पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ICT पर और मतलब ऑनलाइन शोध विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया था। तो प्रशिक्षण और कार्यशाला के आधार पर ही हम हिंदी शिक्षण का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मेरा एक प्रस्ताव यह था उस सत्र में कि विश्व हिंदी सचिवालय अभी के लिए एक द्विपक्षीय संस्था है। जी, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार की द्विपक्षीय संस्था है। अगर इस संस्था को द्विपक्षीय से बहुपक्षीय हम बना सकें, इसका अर्थ यह होगा कि मात्र मॉरिशस में ही नहीं अपितु अलग अलग देशों में विश्व हिंदी सचिवालय की एक शाखा की स्थापना होगी, और जो ही अलग अलग देशों में सचिवालय की स्थापना होगी, अलग अलग देशों का दायित्व बढ़ेगा हिंदी के प्रचार को लेकर, और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अधिक से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त होगा। तो यह एक आधारभूत परिवर्तन हो सकता है जिससे कि हिंदी के विकास को नई गति प्राप्त होगी। और प्रसन्नता का विषय है कि यह जो प्रस्ताव हमने 10वें समानांतर सत्र में रखा था, उसी प्रस्ताव को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के समापन सत्र में स्वीकृति प्राप्त हुई, और यह संकल्प लिया गया कि आने वाले दिनों में विश्व हिंदी सचिवालय को द्विपक्षीय संस्था से बहुपक्षीय संस्था की ओर हम विकसित करेंगे। और भारत के विदेश राज्य मंत्री माननीय श्री मुरलीधरन जी ने इसका समर्थन किया, और अब तो आशा बंध रही है कि हिंदी भाषा अधिक देशों में प्रसारित होगी,
नए सिरे से देश, अलग अलग देश जो हैं विश्व जी। भर के, उनकी सक्रिय भूमिका होगी हिंदी को बिल्कुल। बढ़ाने में। अभी उनकी भूमिका रहती है विश्व हिंदी सचिवालय के माध्यम से, जी, और इसमें वो स्वयं सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे। तो हम इसके लिए भी आपको पुनः बधाई देते हैं कि आपने एक धन्यवाद। विचार रखा और उस जी। पर विदेश मंत्री जी को लगा कि उसे माना जाना चाहिए। जी, तो इसके लिए भी आप बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। और एक संयोग मेरे जहन में आ रहा था कि जैसे 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ मॉरिशस में और 12वां हुआ फिजी में, तो मॉरिशस वो देश है जहाँ से गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत हुई 1834 में, और गिरमिटिया प्रथा की जो समाप्ति हुई वो फिजी देश में हुई। जी, जी, वहाँ के जो माननीय तोताराम सनाडे जी हैं, उनके प्रयासों से ये संभव हो पाया कि इस प्रथा का अंत किया गया। हाँ, हाँ। तो मॉरिशस में तो आप क्योंकि आयोजक टीम में थी और आपकी भूमिका रही, यह देश से बाहर जाकर संभवतः, जैसे आपसे बात हो रही थी कि आपका पहला अवसर था कि आपने देश से बाहर जाकर एक सम्मेलन में प्रतिभागिता की, तो थोड़ा सा अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, तो मॉरिशस में जब 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो आपने सही कहा, आयोजक टीम में मैं थी, और सम्मेलन के आयोजन में अर्थात विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से जो प्रदर्शनी लगी थी, उसकी तैयारी में भी मन संचालन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। दोनों उद्घाटन और समापन सत्र का मन संचालन किया गया था, और साथ में विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से वहाँ पर एक बहुत भारी भूमिका रही थी सूचना पत्र के प्रकाशन में, क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिदिन एक सूचना पत्र प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अलग अलग सत्रों की रिपोर्ट भी आती है, और जितने भी हमारे स्कॉलर्स या विद्वान वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनके विचार भी उस सूचना पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। और प्रतिदिन सुबह ही यह सूचना पत्र सभी प्रतिभागियों के हाथों में आ जाता है। वे पढ़ते भी हैं कि एक दिन पहले क्या हुआ, और फिर अधिक रुचि के साथ अगले दिन या उस जिस दिन वे पहुँचे हैं उस दिन के सत्रों में वे भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जब 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ फिजी में, तो एक तो जैसे मैंने उल्लेख किया कि उद्घाटन सत्र में विश्व हिंदी सचिवालय की पत्रिका का उद्घाटन हुआ, और 10वें समानांतर सत्र में सचिवालय की उप महासचिव के रूप में हमने सत्र की सह अध्यक्षता की, और हमारी ओर से एक प्रस्तुति भी रही, और हर सत्रों में भी हमारी सहभागिता रही। और साथ में विश्व हिंदी सचिवालय से भारत के विदेश मंत्रालय की मांग पर 2 कर्मी भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और वहाँ पर जो प्रकाशन की टीम थी, उस टीम में सम्मिलित होकर उन्होंने जो दैनिक सूचना पत्र है उसके प्रकाशन में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया। तो हर रूप में जहाँ तक संभव रहा, विश्व हिंदी सचिवालय की सक्रिय प्रतिभागिता रही, और यह प्रतिभागिता हमारे लिए संतोषजनक रही। और जो गतिविधियां हो रही थी सत्रों की, और प्रदर्शनी भी थी उसमें, यहाँ पर प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा बताएं, आपको क्या क्या देखने को मिला? जी, प्रदर्शनी में मान लें कि जो राजभाषा विभाग की पत्रिका थी, एक और उसकी प्रदर्शनी लगी थी पत्रिकाओं की, विश्व रंग पत्रिका भी थी, उसकी भी प्रदर्शनी लगी हुई थी। दूसरी ओर यह जो हमारा फर्स्ट डे कवर, इसका लोकार्पण हुआ था, उसकी भी प्रदर्शनी लगी हुई थी, और लोग खरीद भी पा रहे थे। यह भी उन्हें अवसर दिया गया था कि अगर उनकी रुचि हो तो वे इस स्टैम्प को खरीद भी सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, वहाँ फिजी सरकार ने इतना सुंदर आयोजन किया था कि युवाओं की पूरी एक टोली, सशक्त टोली वहाँ पर उपस्थित थी, और जो भी सूचना की आवश्यकता हमें होती थी, तो युवा जो वहाँ पर उपस्थित थे एकदम से प्रस्तुत हो जाते थे, सहायता करते थे, जानकारियाँ देते थे। तो यह फिजी सरकार का अनुपम सहयोग रहा, जिसके कारण यह सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहा। जी, इस प्रदर्शनी में मैंने देखा था एक नेशनल बुक ट्रस्ट का भी एक वो लगा हुआ था स्टॉल,
और फिजी सरकार की ओर से जो उनका ये जो आंकड़े रखते हैं नेशनल हेरिटेज फंड जैसे होता है, उसमें सारे फिजी में जो गिरमिटिया लोग गए उनकी तस्वीरें, उनके नंबर और सारी जानकारी उनके बारे में थी। तो अच्छा लगा, कुछ हम लोग पैम्फलेट्स भी लेकर आए हैं, तो समय मिलेगा तो उसे ध्यान से फिजी की पढ़ेंगे। संस्कृति को जानने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, चाहे वह जो गिरमिटिया मजदूर उनके जीवन के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में, या फिर फिजी के अपने जो नेटिव लोग हैं उनकी संस्कृति के बारे में। जैसे कुछ समय पहले आपने उल्लेख किया कि उद्घाटन सत्र में फिजी की संस्कृति पहली बार देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, और जिस गंभीरता के साथ वे प्रार्थना करते हैं, तो यह अद्भुत, एकदम से अद्भुत। और उस संस्कृति से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और एक दूसरे की संस्कृति को जब हम जानते हैं और एक दूसरे की संस्कृति की सुंदरता, खूबियों को हम अपनाते हैं, तब जाकर भाषा का अंतर्राष्ट्रीय रूप से विकास करने में अधिक सुविधा हो जाती है। बिल्कुल। और इसी में सरकारी तौर पर एक सांस्कृतिक गांव में भी ले जाया गया, जहां बहुत सुंदर हमें न केवल उनके नृत्य संगीत का आनंद मिला, बल्कि हम साक्षी रहे उनका जो शिल्प है वहाँ, किस तरह वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं। उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर चटाइयाँ दिखाई, और ये था कि चटाई की कीमत जो है वो जितनी सॉफ्ट होती चली जाती है उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। तो ये भी बहुत एक अच्छा रहा। और भारत से भी जो ICCR ने सांस्कृतिक समूह भेजे थे, 4 समूह थे, जिसमें एक म्यूजिक बैंड था, संगीत का समूह था, श्री कैलाश खेर जी का था वो, और एक आपका भांगड़ा ग्रुप था जो हर समय कार्यक्रम का अंत जिस भांगड़ा से होता है, मोहिनी अट्टम था, और एक समूह और था उसमें नृत्य का ही ध्यान नहीं आ रहा, एक जो कृष्ण वाला ब्रज से समूह था। जी। तो ये सब बहुत संस्कृतियों का इस तरह आदान प्रदान होना, जैसा आप कह रही हैं, उसका भी वो रहता है। उसके अलावा हमें मौका मिला इन गतिविधियों से थोड़ा सा समय निकालकर, हमने एक स्कूल का भी दौरा किया, जहां हमें एक हिंदी पढ़ने वाली छात्रा से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपका तो विश्वविद्यालय भी जाना हुआ। जी हाँ, असल में जैसे आपने उल्लेख किया, एक और तो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों देशों की ओर से, भारत सरकार की ओर से भी और फिजी सरकार की ओर से भी, अर्थात दोनों ही देशों की संस्कृति बार बार दिखाई जा रही थी। और साथ साथ सायं भोज भी दोनों सरकारों ने बारी बारी से सायं भोज का बहुत सुंदर भव्य आयोजन किया था। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा था और सायं भोज भी हो रहा था। और शाम के समय यह व्यवस्था की गई थी कि हम सांस्कृतिक गांव देख आए, और जो खाली समय था उस खाली समय में हमने एक पाठशाला की भी यात्रा की और एक विश्वविद्यालय की भी। इस समय मुझे ध्यान आ रहा है कि हम एक महत्वपूर्ण सूचना और अपने दर्शकों को दें कि भारत के हिंदी विद्वानों को और विदेशी हिंदी विद्वानों को सम्मानित भी किया गया, और इसमें विदेशी विद्वान भी थे और संस्थाएं भी थीं, और इसी तरह भारत के विभिन्न हिस्सों से संस्थाएं भी थी जिन्हें सम्मानित किया गया। तो उन्हें शॉल, प्रमाण पत्र और शील्ड भी दिए गए। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के आयोजन जो होते हैं, जैसे आपने कहा संस्कृतियों का आदान प्रदान, भाषा का भी हम एक दूसरे को समझते हैं, और दोनों देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है बताएं। क्योंकि जिस तरह मॉरिशस और भारत, उसी तरह फिजी और भारत का भी जो संबंध है वो बहुत ऐतिहासिक है और सुदृढ़ भी है। तो इस तरह के आयोजन और किस तरह उसमें अपनी उनकी योगदान रहता है? बिल्कुल स्वाभाविक है कि दोनों देशों का संबंध अधिक सशक्त हो जाता है, और दोनों देशों को जोड़ने में यह हमें भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति का हाथ है। और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि फिजी में हिंदी भाषा 8वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से बच्चे पढ़ते हैं। जी, आपकी इस बात से मुझे याद आ रहा है, उप प्रधानमंत्री जी ने जो समापन के समय अपना हिंदी भाषण दिया था, भाषण हिंदी में दिया था, और इतनी अच्छी तरह बोल रहे थे कि अगर हम आंख बंद करके सुनते
तो कहीं से लग नहीं रहा था कि कोई विदेशी बोल रहा है। और उनका भी यही कहना था कि फिजी में हिंदी इतनी अच्छी पढ़ाई जाती है कि उन्होंने हालांकि प्राइमरी स्तर के बाद हिंदी पढ़ी नहीं, लेकिन उन्हें सब अच्छी तरह से याद था और वो बोल पाते थे, पढ़ पाते थे। तो बहुत ही प्रभावपूर्ण उनका बहुत ही प्रभावपूर्ण था। और फिजी के उप प्रधान माननीय बिमन प्रसाद जी ने मात्र समापन सत्र में ही अपना वक्तव्य हिंदी में नहीं दिया था, अपितु उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में भी अपना भाषण हिंदी में दिया था, जो कि काफ़ी समय से रुका हुआ था, परंतु उन्होंने इसका पुनरारंभ किया। तो यह एक भारी उपलब्धि समझी गई और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार फिजी के संसद में हिंदी में भाषण जारी रहे और हिंदी के पठन पाठन को भी वहाँ पर एक नई गति प्राप्त हो, एक नई जान प्राप्त हो। और वहाँ पर तो विश्वविद्यालयी स्तर पर यूनिवर्सिटी और पीजी में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर बीए और एमए के बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज आपने समय दिया और हम इस चर्चा के माध्यम से अपने दर्शकों को बता पाए कि कैसा रहा सम्मेलन। आपको यह भी सूचित करना चाहेंगे कि ये सभी वीडियोस YouTube पे उपलब्ध हैं। सिर्फ YouTube पे जाके लिखें 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 और आप बहुत सारा देख पाएंगे वो सब जिस पर हमने चर्चा की है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, बहुत बहुत आभार।